जय हिंद दोस्तों। इस महीने की 4 घटनाएं भारत की विदेश नीति के लिहाज से दूरगामी महत्व रखती हैं। पहली, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की भारत यात्रा। दूसरी, भारत और चीन के सेना कमांडरों के बीच पूर्वी लद्दाख से सेना वापस को लेकर 11वें दौर की बातचीत लेना। और तीसरी, अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस रिपोर्ट का अचानक भारतीय मीडिया में आना। और चौथी, अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा लक्षद्वीप के पास भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जोन का खुल्लम खुल्ला अतिक्रमण करना। ये चारों घटनाएं सतही और तौर पर विदेशी नीति के मौजूदा दौर की सामान्य घटनाएं सी लगती हैं, पर थोड़ा बारीकी से देखें तो ये घटनाएं अलग अलग होते हुए भी सब घुली मिली लगती हैं। ये भारत के दूरगामी हितों पर गहरा असर करेंगी। 9 अप्रैल को भारत में लक्षद्वीप के पास भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अमेरिका का 7वां बेड़ा घुस आया। घुसने से पहले ना तो इसने भारत को सूचना देना उचित समझा, ना ही दोनों देश के बीच इसको लेकर कोई अन्य संपर्क हुआ। अति तो तब हो गई जब 7वें बेड़े की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें कहा गया कि अमेरिका को ये हक है कि वो इन इलाकों में जब चाहे अपनी नौसेना को भेज सकता है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इंटरनेशनल नियमों के अनुसार भारत को पहले सूचना देना जरूरी नहीं था। विज्ञप्ति में अमेरिकी बेड़े की इस गतिविधि को अमेरिका की नौ परिवहन की आज़ादी से जोड़ दिया गया। ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका के बेड़े पहले भी भारत की सीमा में आते जाते रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए हमेशा इनकी सूचना पहले ही दी जाती थी। भारत अमेरिका की दोस्ती की एक ऐसी अजीब सी मिसाल है। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2 दशकों में काफ़ी गहरे हुए हैं। दोनों सेनाओं के बीच कई साझा युद्ध अभ्यास हुए हैं। पिछले नवंबर में ही मालाबार संयुक्त युद्धाभ्यास में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। इन चारों देशों का शिखर सम्मेलन क्वाड यानी चौगुटे के नाम से पिछले महीने ही हुआ था। दोनों देशों की तरफ से ये बात लगातार दोहराई जाती रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के कारण अमेरिका और भारत का रिश्ता प्राकृतिक और सहज है। अगर सचमुच में ऐसा है तो फिर अमेरिकी नौसेना की विज्ञप्ति में ऐंठना भरी भाषा का क्यों इस्तेमाल किया गया, ये बात सवाल उठाता है। इसकी विवेचना भी बेहद ज़रूरी है। यहीं पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के भारत दौरे का जिक्र भी ज़रूरी है। वे 5 और 6 अप्रैल को भारत आए और फिर 2 दिन के लिए पाकिस्तान भी गए। रूस और भारत के संबंध भी बहुत पुराने हैं। भारत रूस से बहुत हथियार मंगवाता है। फिलहाल भारत S-400 मिसाइल वायु सुरक्षा प्रणाली रूप से खरीदने के लिए फैसला कर चुका है। इसे लेकर अमेरिका और भारत के बीच थोड़ी तनातनी भी है। अमेरिका कहता है कि भारत ने अगर इसे खरीदा तो उसके खिलाफ प्रतिबंध लग सकते हैं। विदेश मंत्री लावरोव ने भारत की कई मुद्दों पर बातचीत की। भारत ने स्पष्ट किया कि वो रूस से हथियार मंगाता रहेगा। ये संयोग नहीं है कि रूस के विदेश मंत्री के भारत दौरे के 4 दिन के भीतर ही अमेरिकी नौसेना ने यह हरकत कर दी। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। क्या अमेरिका ने भारत को इस जरिए एक परोक्ष धमकी दी है? अगर हाँ तो क्यों? ये सोचने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में कई बार बातें सीधे सीधे तौर पर नहीं कही जाती। क्या अमेरिका ने 7वें बेड़े के जरिए इस बार पीछे से भारत का कान उमेटने की कोशिश की है? अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा यूं भी भारत को 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान दी गई धमकी को लेकर कुख्यात है। लेकिन अमेरिका ने इस समय भारत के साथ ऐसा क्यों किया, इस गुत्थी को सुलझाना भारत के विदेश मंत्रालय के लिए नितांत आवश्यक है। इसमें यह भी देखना होगा कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्वाड ग्रुप को लेकर भारत और रूस के बीच में क्या क्या बात बैठ रही है। जहां अमेरिका और भारत दक्षिण चीन सागर के इलाकों में भारत प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक कहकर बुलाते हैं, वहीं रूस अभी भी इसे एशिया प्रांत का एशिया पैसिफिक कहता है। रूस के विदेश मंत्री ने सीधे नहीं लेकिन घुमा फिरा कर चौगुटे को चीन के खिलाफ एशियाई नाटो जैसी लामबंदी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इलाके के लिए, दुनिया के लिए ये लामबंदी ठीक नहीं। लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि ये क्वाड ग्रुप चीन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है और इसे एशियाई नाटो कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चीन और रूस इस समय दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं। क्या लावरोव भारत को चीन का कोई संदेश देने आए थे? यहाँ अमेरिकी कांग्रेस की नवंबर 2020 की एक रिसर्च सर्विस रिपोर्ट का उल्लेख करना ठीक रहेगा। हालांकि ये रिपोर्ट कोई 5 महीने पहले आई थी, लेकिन भारत के कई अखबारों में इसे लेकर अब चर्चा हुई है। सवाल है, इसे चर्चा में अभी ही क्यों लाया गया? भारत पारंपरिक तौर से गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाता आया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच चले घनघोर शीत युद्ध के समय भारत जाहिर तौर पर किसी गुट का हिस्सा नहीं बना था। लेकिन जब अमेरिका और चीन शीत युद्ध 2.2 में प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में भारत के मौजूदा रुख की चर्चा तो इस रिपोर्ट में है ही, वो लाजमी की बात है। चौगुटे को लेकर, खासकर उनकी सैन्य धड़ेबंदी को लेकर भारत के संशय का जिक्र इस रिपोर्ट में है। अमेरिकी प्रतिष्ठान अब मानता है कि भारत के असमंजस को छोड़कर अमेरिका के साथ उसको आ जाना चाहिए। आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि भारत क्वाड को लेकर शुरू में बहुत उत्साहित नहीं था।
चीन की हरकतों के कारण जो गलवान घाटी में हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जो सामरिक स्थितियां उभरी, उसको देखते हुए भारत का अमेरिका से नज़दीकियां एकदम स्वाभाविक था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के कम्युनिस्ट नेतृत्व ने जिस तरह से लद्दाख के सभी पुराने समझौतों का उल्लंघन किया, उसके बाद और आने वाले समय को देखते हुए इस क्वाड को लेकर भारत ने अपनी राय बदली। गलवान घाटी में चीन की सेना की धींगा मुश्ती असल में चीन की बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी, क्योंकि इससे पहले भारत एक और चीन तो दूसरी ओर अमेरिका के बीच सामंजस्य और संतुलन बिठाकर चल रहा था। लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बाध्य कर दिया कि वो सामरिक दृष्टि और वैश्विक रणनीति को देखते हुए अमेरिका के साथ अपना सहयोग और ज़्यादा मजबूत करें। वहीं इसी हफ्ते भारत और चीन के कमांडरों के बीच पूर्वी लद्दाख में देपसांग हॉट स्प्रिंग और घोगरा तथा अन्य इलाकों में सेना की वापसी को लेकर बातचीत का होना भी महत्वपूर्ण है। बातचीत का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। असल मुद्दा है कि क्या चीन को अपनी गलती नजर आएगी और भारत का खोया विश्वास पाने के लिए क्या वो कोई कदम उठाएगा, या फिर उसकी भारत नीति पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कठोरपंथियों के हाथ में बंधक बनकर रह जाएगी। एक बात तो चीन के नेतृत्व को समझ ही लेनी चाहिए कि वो दादागिरी के डंडे से भारत को बिल्कुल भी नहीं हाँक सकता। ख्याल रहे कि क्वाड के देशों से ही भारत में इकलौता ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से मिलती हैं। उसी का चीन के साथ लंबा सीमा विवाद है, इसलिए सिर्फ क्वाड के अन्य सदस्य यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के हितों के लिए ही नहीं खेलेगा। ये भी निर्विवाद है कि चीन और भारत पड़ोसी हैं, दोनों ही प्राचीन विरासत रखने वाली महान सभ्यताएं हैं। ये महान सभ्यताएं हमेशा के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के झड़ालू धड़े के ढीठपन की बंधक बनी रह सकती हैं। ये तत्व अपनी जोर ज़बरदस्ती की मानसिकता के कारण इतिहास के साथ साथ भारत और चीन की जनता के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन चीन ने अगर मौजूदा रुख नहीं बदला तो भारत और अमेरिकी संबंध को लेकर वो सवाल नहीं उठा सकता। यानी गेंद अब चीन के पाले में है। उसे सीमा को लेकर अपनी विस्तारवादी सोच को छोड़कर भारत जैसे पड़ोसी का भरोसा जीतने के लिए सार्थक कदम उठाने ही होंगे। भारत आज इंटरनेशनल जगत में ऐतिहासिक चुनौतियों के मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका उसको पूरी तरह अपने पाले में लेने के लिए आतुर है, दूसरी तरफ सीमा पार चीन की जोर जबरदस्ती है। वहीं तीसरी ओर भारत और चीन के बीच गहरा व्यापार भी है, और चौथी ओर रूस से उसकी पुरानी दोस्ती है। भारत को इन सब की आवश्यकता है, सिर्फ ऐसा नहीं है, इन सबको भी भारत की उतनी ही आवश्यकता है। भारत के लिए अगले कम से कम 2 दशक आम हिंदुस्तानी की बेहतर जिंदगी के लिए विकास की अप्रतिम संभावनाओं के हैं। ये सही है कि इस समय देश चीन के साथ किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अपने आत्मसम्मान या अपने सामरिक हितों में कोई समझौता करेगा। वैश्विक कूटनीतिक सामरिक महत्व, देश का विकास और विश्व पटल पर विकसित अर्थव्यवस्था, सबको देखते हुए भारत को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। ना तो वो अमेरिका की परोक्ष धमकी को सहन कर सकता है और ना ही वो चीन की जोर जबरदस्ती के आगे झुक सकता है। उसे रूस के साथ भी अपने पुराने संबंधों को कायम रखना है। कुल मिलाकर भारत के लिए अगर ये मुश्किल दौर है तो तेजी से बदलता इंटरनेशनल परिदृश्य उसके लिए अनंत मौके भी लेकर आया है। देश का नेतृत्व इसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करके स्वर्णिम अवसर में बदल सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि भारतीय नेतृत्व भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए अपना संतुलन नहीं खोए। सम्यक सिद्धांत के भाव के साथ देश एक ऐसा माहौल बना सकता है जिसमें उसे सामरिक, आर्थिक, भू राजनीतिक और विरासत संबंधी उद्देश्य पूरे हो सकें। उम्मीद है कि विदेशी मंत्री डॉक्टर जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा संतुलन कायम कर पाएंगे। किसी का पिछलग्गू नहीं बनना एक भारत संपन्न ही विश्व का शीत युद्ध 2.0 की त्रासदी से बचा सकता है। तेजी से बदलती इस दुनिया को एक ऐसी महाशक्ति की ज़रूरत है जो ताकत के नशे में चूर होकर दुनिया को बांटे नहीं, बल्कि संतुलित और संयमित रूप से अपनी भूमिका निभाए। यह आर्टिकल ऑफ इंडिया से मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं, जो कि इस समय भारत और रूस, अमेरिका, चाइना के बीच बढ़ती हुई टेंशन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे लिखा है उमेश उपाध्याय ने ऑफ इंडिया के लिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।